चलिए बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले जब मैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को ये टर्म तो पता ही होगा कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आप लोगों को पता था कि आइसोमर्स जनरली हम उनको बोलते हैं, उनको का मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को हम कहते हैं कि टू और मोर देन टू कंपाउंड, टू और मोर देन टू कंपाउंड, टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग, जिनके पास क्या होना चाहिए, दे हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होना चाहिए मेरा प्यारा बच्चा, सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। उनका जो स्ट्रक्चर होता है बट उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जो उनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में यहाँ दोनों आ जाती हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तब ऐसे दो या दो से ज्यादा जो कंपाउंड होते हैं उनको आइसोमर की बात, उनको आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, जैसे आप एक सिंपल एग्जाम्पल से शायद मेरी बात समझ पाओ। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, जैसे एक एग्जाम्पल हमने ले लिया प्लैटिनम, यहाँ पर हमने लिख लिया NH3 एंड Cl2। ठीक, अब ये एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को प्लैटिन कहते हैं। अब इसके दो फॉर्मेट हो गए। एक फॉर्मेट में इसी को हम बोलेंगे सिस प्लैटिन। अच्छा, ये सिस और ट्रांस कैसे बनाते हैं? सिस और ट्रांस आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोगों ने क्लास 11th में ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा था। जब सेम ग्रुप एक तरफ हो और दूसरी साइड भी सेम टाइप के एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट हो, और जब वो डायगोनली सेम हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस कहते थे। अब माना एक एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसे समझो, आपने ये चूंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। अगर जो ग्रुप ऑफ एटम जुड़े हुए हैं वो डायगोनली क्या है मेरा प्यारा बच्चा, सेम हो रहे हैं, तो हम उसको क्या किस नाम से जाना करेंगे, उसको हम ट्रांस बोलेंगे। और अगर मेरा प्यारा बच्चा ये सेम साइड में एक ही तरीके के ग्रुप ऑफ एटम है तो सिस बोलेंगे। तो पहले वाले का नाम है देखिए सिस प्लेटिन, दूसरे वाले का नाम है ट्रांस प्लेटिन। आप इन दोनों को देख लो एक बार। आप दोनों को अगर देखते हो तो दोनों को देखने पे आपको यह पता चलेगा कि दोनों में प्लेटिनम है, दोनों में दो अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, दो क्लोरीन के हैं। तो जब सब कुछ सेम है, जो इनका कंपोजिशन है वो जब सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा। और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो तुम अलग अलग देख रहे हो कि जो अरेंजमेंट है एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स का वो अलग अलग है। ठीक, इससे इनकी प्रॉपर्टी भी बदल जाते हैं। यहां पर ध्यान दो, जो सिस प्लेटिन होता है उसका यूज हम कहां करते हैं, उसका यूज हम लोग कैंसर थेरेपी में करते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान दो तो ये सिस्प्लेटिन का यूज हम कैंसर थेरेपी में करते हैं, लेकिन जो ट्रांसप्लेटिन है उसका यूज नहीं करते हैं, वो मेडिसिनल यूज में नहीं लाया जाता है। तो आप देख रहे हो केवल एटम की पोजीशन बदल देने भर से, बस अमोनिया पहले पास पास में लगे थे, अमोनिया जब डायगोनली हो गए, केवल बस जगह बदलने से उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे आप केमिकल की बात करो, कभी कभी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो आप कहोगे क्या, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होगा और उनकी जो प्रॉपर्टीज हो जब वो अलग अलग हो, तो ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। और इस फिनोमिनन और उनकी इस प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं, आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। अब डिफिनेशन जो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आप यहां से कंटेंट देख सकते हो। कई बच्चों के मन में ये बात आती होगी कि सर हम ये कैसे डिसाइड करें कि आइसोमर शो करेगा या नहीं शो करेगा। आपने आइसोमर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। देखिए, अगर मैं बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो मेन बॉन्ड होते हैं वो यहाँ पर आप तीन तरीके के पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा है जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और भी तरीके के बॉन्ड हैं लेकिन मेनली मैं बात कर रहा हूं जिनके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं अभी आपके साथ। एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड, और एक हम यहाँ पर बात कर सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो जब केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोग गए थे तो केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोगों ने ये पढ़ा था मेरा प्यारा बच्चा, क्या पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, मतलब वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं ना तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल वे रखते हैं, वो एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल नहीं होते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी डायरेक्शनल होते हैं। अब जब बॉन्ड डायरेक्शनल होंगे, ध्यान समझिएगा, अगर बॉन्ड डायरेक्शनल होंगे मतलब उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब ओरिएंटेशन बदलोगे तो प्रॉपर्टीज चेंज होने लग जाएंगी, तो तभी वो आइसोमेरिज्म को भी शो करते हैं।
तो इसीलिए अगर कोई पूछे कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं शो करते हैं आइसोमरिज्म, तो कहोगे क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अब आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, इसी वजह से आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आइसोमरिज्म नहीं कंटेन करते हैं, वो आइसोमरिज्म नहीं शो करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं वो आइसोमरिज्म शो करते हैं। क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड आइसोमरिज्म शो करते हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। चलिए यहां तक की बातें समझ में आ गया होगा। अब आगे चीज डिस्कस करता हूं। एक चीज और अच्छे से दिमाग में बिठा लो, आइसोमरिज्म आप दो तरीके से यहां पर पढ़ोगे, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा जो आप पढ़ोगे वहां पर मेरा बच्चा स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में मेनली स्ट्रक्चरल बेसिस पे हम बात करते हैं, जो फॉर्मूला होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें जब कोई बदलाव आएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। जब किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम की पोजीशन स्पेशियल अरेंजमेंट बदलने लग जाए तब जो आइसोमरिज्म क्रिएट होता है उसको स्टीरियो आइसोमरिज्म बोलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में बेसिकली 4 तरीके के आइसोमरिज्म आपके सामने आएंगे, जिनमें एक आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म थोड़ा इन रिस्पेक्टिव ऑफ स्टीरियो थोड़ा ज्यादा आसान है, एक ही बार में आराम से प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। स्टीरियो में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। स्टीरियो में 2 हो जाते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ये बिल्कुल वैसा क्लासिफिकेशन है जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कर रहे थे। अब एक एक करके मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल, और स्ट्रक्चरल में कौन सा था पहला? हाँ, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। अब आयनाइजेशन आइसोमरिज्म की अगर आप डिफिनेशन देखो तो ये डिफिनेशन क्या कहता है? ऐसे कंपाउंड जो सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन का मतलब जनरली एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या करता है? डिफरेंट आयन दे कंपाउंड, भले उनका कंपोजिशन सेम हो। कंपोजिशन सेम होने का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होगा। अच्छा, जैसे मैं अगर इस कंपाउंड की बात करूं, इसी को अगर हम 2 या 2 से ज्यादा तरीके से रीअरेंज करके लिखें तो एक जो हो सकता है कि वो ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस करे और वो सल्फेट आयन प्रोड्यूस करे। लिखने के वे पे है। अब देखिए जैसे ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड को पानी में डाला गया तो पानी में डालने पे देखा गया कि मतलब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खाली यहां दिया गया है, देखा गया ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखा हुआ जो कंपाउंड था, अब इस तरीके के कंपाउंड और भी बन सकते हैं। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर एक कंपाउंड में और तरीके से बना सकता हूं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही हो। जैसे प्लेटिन में देख लिया था तुमने, सिस्प्लेटिन में, सिस और ट्रांसप्लेटिन में। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये था, पहले वाले को पानी में डाला तो वो सल्फेट आयन दे रहा है। अच्छा, कैसे जाना पहला वाला सल्फेट आयन दे रहा है? हम यहाँ पर उसके अंदर, और दूसरा वाला जो था वो ब्रोमाइड आयन दे रहा था। जाने कैसे कि सल्फेट आयन दे रहा है, ब्रोमाइड आयन दे रहा है? हमने देखा कि पहले के अंदर जब BaCl2 डाल दिया तो व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट दे दिया, व्हाइट पीपीटी दे दिया। वहीं पे दूसरे वाले के अंदर जब हमने डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट तो उसने क्या कर दिया? AgBr का येलो पीपीटी दे दिया। जैसे ये आया उससे हमें पता चल गया कि भैया इसी फॉर्मूले पर बेस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है और एक ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस करता है, जिससे ये आइडिया लगा कि हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन कभी कभी आयंस अलग अलग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा समझाता हूं, ध्यान दो। जैसे तुम एग्जांपल दो, पहला वाला जो एग्जांपल है यहां पर थोड़ा ध्यान दो। ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने के तरीके पे ही केवल है। इसमें देखो आयनाइजेशन हिस्सा कौन सा है? सल्फेट आयन है। इसमें आयनाइजेशन हिस्सा कौन है? सल्फेट आयन है। जब पानी में डालोगे तो सल्फेट आयन होगा प्रोड्यूस, सल्फेट आयन निकलेगा, और इसको जब पानी में डालोगे तो ब्रोमाइड आयन निकलेगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, तो आप देख रहे होगे कि इनमें आयनाइजेशन पार्ट अलग अलग है लेकिन कंपोजिशन सेम है। नंबर ऑफ अमोनिया के मॉलिक्यूल और सब कुछ एक तरीके से सेम है। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना कि आप कभी इनको ऐसे मत लिखना, क्योंकि ऐसे लिखने से कोऑर्डिनेशन नंबर गड़बड़ा जाएगा। जैसे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5 और 1 6, यहाँ कितना है? 5 और 2 7। तो ये टेक्निकली थोड़ा सा एरर हो जाएगा। इसको सही प्रॉपर तरीके से लिखो। कैसे? आप इस तरीके से लिखो, इन दोनों को देखो। अगर आप इन दोनों को देखो तो अंदर 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 है, ऊपर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोशिश ये किया करो जब लिखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो कंपाउंड का। तो अगर आप इन दोनों कंपाउंड को देखो, जो नीचे 2 कंपाउंड दिख रहे हैं, अगर आप इन दोनों कंपाउंड को देखो तो इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन ये सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे 2 या 2 से ज्यादा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनको हम जानते हैं किस नाम से? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतनी चीज समझ लेने के बाद हम नेक्स्ट आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म क्या होता है। हम इसे सॉल्वेटेड बोलते हैं या इसी को हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा।
हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म, हाइड्रेटेड जब भी वर्ड बोलते हैं तो उससे एक ही चीज समझ में आती है, वाटर। तो एक्चुअली में दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है जब वो अलग अलग होने लग जाएं, तब हम ऐसे दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको सॉल्वेटेड आइसोमर्स बोलते हैं या हाइड्रेटेड आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म या सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म क्या होते हैं, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इनसाइड एंड आउटसाइड का मतलब भाई वाटर मॉलिक्यूल अंदर से कम या ज्यादा होंगे तो बाहर वो चले जाएंगे। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर या बाहर क्या होने लगते हैं, उनके नंबर कम या ज्यादा होने लगते हैं। तब जो आइसोमरिज्म क्रिएट होता है उस आइसोमरिज्म को हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म बोलते हैं। देखिए, इन आइसोमरिज्म में बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करूं तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि इसको एक्सप्लेन करो, डिफिनेशन लिखो, गिव वन एग्जांपल। या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दो कंपाउंड बना देगा, कहेगा ये किस तरीके का आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखो, जैसे इन दोनों को देखो, पहला एग्जाम्पल। अब पहले एग्जाम्पल में जब तुम देख रहे हो तो यहां पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर कितना है, 1। अभी इसके अंदर देखो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 1 नहीं है। अब इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। अब आपको सर ये तो फिर पानी में अलग अलग आयन वाला कुछ हो गया, आयनेशन स्पेयर भी तो अलग अलग है। नहीं, ये पानी में जाएगा तब भी ये क्लोराइड आयन देगा, ये पानी में जाएगा तब भी तो क्लोराइड आयन मिलेगा। नंबर भले कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, लेकिन यहां पर वाटर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट को ज्यादा ध्यान देना है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल को देखो, अगर आप इन तीनों को देखो, देखिए प्रॉपर्टी भी यहां समझ में आ रही है। इसमें देखो, इसके अंदर क्या है, 6 वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 4 वाटर मॉलिक्यूल है। लेकिन कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर क्रिएट किए गए हैं उनको बनाते समय या इन कंपाउंड में एक चीज कॉमन देख रहे हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदल दोगे कि तुम कुछ भी लिख रहे हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कर दो। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 5 और 6 बॉन्ड, यहाँ भी 4 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। लेकिन अगर आयनाइजेशन स्पेयर में देखो तो 9 वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो केवल वाटर के नंबर जो होते हैं उतने भी अगर चेंज हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर और अंदर होने से, तो उससे भी प्रॉपर्टी बदल जाती है। यहाँ तो कलर का ही देख लो, ये वायलेट कलर का है, ये ग्रे ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। तो आप देख रहे हो कि प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के इनसाइड और आउटसाइड अलग हो, डिफरेंट हो, ऐसे दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कहते हैं सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म। उम्मीद करता हूं समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगले आइसोमरिज्म में आ गए, दैट इज नोन एज लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म में जाने से पहले आपने एक पढ़ा होगा एम्बिडेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते थे, ये एम्बिडेंट लिगेंड्स कंटेन करते हैं ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो लिंकेज आइसोमरिज्म शो करते हैं। आइडिया लग रहा होगा नाम से, लिंकेज। वैसे एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते थे, याद करो, जो दो साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। दो डोनर साइड्स होती हैं, अलग अलग डोनर साइड्स होती हैं। तो लिंकेज आइसोमरिज्म जो होते हैं उनमें कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो तो सेम होगा, लेकिन डिफरेंट लिंकेज होगा ऑफ द लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब क्या हुआ, अगर आप यहां पर एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, दोनों एग्जांपल दे दे रहा हूं। आप यहां पर एग्जांपल देखो, ये NO2 एक एम्बिडेंट लिगेंड है क्योंकि वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है मेटल एटम आयन के साथ। तो जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस साइड से बना रहा है, थोड़ा ध्यान दो, जब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से बनाएगा ऑक्सीजन की तरफ से, तो देखो उसका कलर रेड है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही होगा क्योंकि कोई कंपोजिशन थोड़ी चेंज हुआ है। और बगल वाले में देखो कि ये NO2 की तरफ से बॉन्ड बना रहा है, तो ये किस कलर का है, ये येलो कलर का है। तो आपने देखा कि केवल और केवल लिंकेज बदल देने से भी प्रॉपर्टी उनकी चेंज हो जाती है। तो ऐसे दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें एम्बिडेंट लिगेंड यूज होता है और जो मेटल एटम आयन के साथ लिगेंड का जो लिंकेज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो, तब हम बोलते हैं ऐसे दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिंकेज आइसोमरिज्म। तो 3 आइसोमर्स आपके सामने रिप्रेजेंट किए जा चुके हैं। अब आगे देखते हैं, लास्ट है मेरे सामने कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म जो होते हैं ये जनरली वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं जिनका कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स होने का क्या मतलब है, चलिए समझाता हूं। जैसे आप ऐसा भी देखे होंगे कि कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते होंगे कि कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है।
तो जब अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स हो तब जो आइसोमरिज्म शो होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देख रहे हो कि कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म पे थोड़ा समझिएगा क्या है। जब मैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की बात करता हूं तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में द आइसोमरिज्म विच इज कॉज्ड बाय, सुनिएगा, द आइसोमरिज्म विच इज कॉज्ड बाय इंटरचेंज ऑफ द लिगेंड्स बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स आयन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। मतलब दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, जनरली इनका, देखिए दो बातें बहुत अच्छे से ध्यान दो, इसमें भले लिखा ना हो, पीपीटी में रिप्रेजेंट ना किया गया हो, मैं बात बता दूं कि पहली बात तो यह है कि जो दोनों के दोनों पार्ट होते हैं, कैटायनिक और एनायनिक पार्ट होते हैं, दोनों के दोनों जो कॉम्प्लेक्स हिस्से हैं, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए। मेटल हैव सेम कोऑर्डिनेशन नंबर, ये पहली कंडीशन है, ये भी याद रखिएगा, ये पहली कंडीशन है कि कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए। और तब वो दोनों कॉम्प्लेक्स हिस्से अगर लिगेंड्स को इंटरचेंज कर लेते हैं तब जो आइसोमरिज्म शो होता है उस आइसोमरिज्म को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। आप देखो यहां पर, अगर आप देखो इस, ये पहले एग्जांपल में देखो, ये यहां पर ये पहला एग्जांपल दिया गया है, अगर आप इस पहले एग्जांपल में देख रहे हो अच्छे से तो क्या देखने को मिल रहा है कि पहले में ये अमोनिया जो है वो किसके साथ है, कॉपर के साथ है। दूसरे में जो अमोनिया है वो प्लेटिनम के साथ है। मतलब जो लिगेंड्स हैं वो अपने मेटल एटम आयन को चेंज कर ले गए, जो लिगेंड्स हैं उन्होंने अपने मेटल एटम आयन को आपस में रिस्पेक्टिवली चेंज कर लिया। तो दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें कैटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स होता है और वो आपस में जब लिगेंड्स को इंटरचेंज कर लेते हैं मेटल एटम आयन तब जो आइसोमरिज्म क्रिएट होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कंडीशन क्या होता है कि दोनों पार्ट हैं उन मेटल के, कॉम्प्लेक्स के कैटायनिक एनायनिक पार्ट, उनके जो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए दैट शुड बी सेम। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नीचे वाले एग्जांपल में देखो, नीचे वाले में देख लो कोबाल्ट के साथ अभी ईएन है, इथेन 1,2 डाइमीन, और क्रोमियम के साथ क्या है, साइनो ग्रुप है। लेकिन अब यहाँ पर देखो बदल गया, क्रोमियम के साथ ईएन चला गया और कोबाल्ट के साथ साइनो ग्रुप चला गया। तो जब मेटल लिगेंड्स चेंज कर ले, मेटल्स जो लिगेंड्स साथ जुड़े हैं वो इंटरचेंज कर ले, तब जो आइसोमरिज्म क्रिएट होता है उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें से जैसे क्वेश्चन पूछा कि विच आर द फॉलोइंग शो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। अब इसमें ज्यादा एग्जांपल तो मैं समझाता हूं, एग्जांपल देखो। अब ये है, अब जैसे इसमें देखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो छोड़ो सेम है, ये तो शो ही नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि कैटायनिक एनायनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। इसमें कैटायनिक एनायनिक पार्ट वाला कोई है ही नहीं केस, तो ये दोनों का तो कोई डाउट ही नहीं था, इन दोनों का तो कोई डाउट ही नहीं था। अब अगर देखो यहाँ पर तो आंसर देखो आपको क्या मिलेगा, क्रोमियम के साथ ईएन है, क्रोमियम के साथ सीएन है, कोबाल्ट के साथ ईएन है, क्रोमियम के साथ सीएन है, इसमें इंटरचेंज हो गए। इन दोनों को देखो, इन दोनों ने इंटरचेंज कर लिया आपस में, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है। तो ये आपका आंसर क्या जाएगा, ए एंड डी। ए एंड डी जो है वो आपस में कौन सा आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पे आते हैं। सिंपल सा, आपको समझ में आ गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर आसान था, कोई बहुत कठिन नहीं था। अब हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो स्टीरियो आइसोमरिज्म, और स्टीरियो के अंदर भी कौन, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म समझाता हूँ। आप याद करो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म लगभग कुछ वैसा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते थे कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो ग्रुप हैं सेम साइड तो सिस, और वो डायगोनली होते थे तो क्या होता था, ट्रांस। तो सिस और ट्रांस वाली कंडीशन कुछ होता था, ओरिएंटेशन अलग अलग होता था। तो यहां पर स्पेशियल अरेंजमेंट जब लिगेंड्स का बदलने लग जाए, जब लिगेंड्स का स्पेशियल अरेंजमेंट बदलने लग जाए तब जो आइसोमरिज्म शो होता है उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब उन स्टीरियो आइसोमरिज्म में सिस और ट्रांस दो तरीके के आइसोमरिज्म होंगे। सिस का मतलब सेम साइड हो और ट्रांस का मतलब जो अपोजिट साइड हो। चलिए समझते हैं इसमें से अच्छे से। सबसे पहले एक चीज ये दिमाग में समझ लो कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ये दो केस में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बनते हैं वैसे दो केस, एक स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जब बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि केवल इतने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ही कंपाउंड पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनमें हम लोगों को पढ़ना है उन आइसोमरिज्म में 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के ही कंपाउंड की आइसोमरिज्म को डिस्कस करना है। 4 में 2 आ जाते हैं, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की जब बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल शेप आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी मैं तुमको बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें टेट्राहेड्रल जो होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। क्वेश्चन भी देखिए अगला यही है,
व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? देखो समझाता हूं। एक्चुअली इसमें क्या है कि लिगेंड्स जो होते हैं, मैं इसको ऐसे समझाता हूं, एग्जांपल देखे, ऐसे समझो। मैंने यहां पर ये समझाया, चलिए मैं लिगेंड्स की पोजीशन बना दे रहा हूं। जैसे इसे हमने बना दिया L1 बॉन्ड, ठीक, मैं टेट्राहेड्रल में बना रहा हूं। इसे हमने बना दिया माना L2 बॉन्ड, अलग अलग कलर में बना रहा हूं जिससे थोड़ा आइडिया लग जाए। इसमें हमने बना दिया L3 बॉन्ड, L3 बॉन्ड बना दिया। इसमें हमने क्या बना दिया, नेक्स्ट L4 बॉन्ड बना दिया, L4 बॉन्ड। अब इसमें अभी तुम 2D में देख रहे हो, लेकिन एक्चुअली में चाहे जितने बॉन्ड तुम देख लो, यहाँ मैं चाहे जिस बॉन्ड की बात करूं, हर एक के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल में इतना ही होता है। यहाँ भी 109 डिग्री 28 मिनट है, भले तुमको एक्यूट एंगल लग रहा हो, लेकिन है नहीं, वो एक्चुअली में 109 डिग्री 28 मिनट ही है। अब जब इनकी तुम पोजीशन बदलोगे, माना इसको उठा के तुम इधर रख दो और इसको उठा के इधर रख दो, तो ऐसा करने से कुछ बदल नहीं जाएगा। जैसे L1 यहाँ पे है, अब तुम यहाँ पे L3 ले आए, यहाँ पे L2 ले आए, ठीक। एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पर अभी भी जो इनके बीच में एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। 3D में ये इनसाइड द बोर्ड हो गया, इनसाइड द प्लेन हो गया। पहले भी L3 और L1 के बीच में कितना एंगल था, 109 डिग्री 28 मिनट। अब आपको सर 180 है ये, तो हाँ ये 3D में है। एक बॉन्ड प्लेन के अंदर होता है, एक बॉन्ड प्लेन के बाहर होता है। अरे आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में थोड़ा बहुत सीखा होगा, कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना। यहाँ पर कुछ बॉन्ड ऐसे बनते थे, फिर इसी में एक बॉन्ड बनता था कुछ इस तरीके से, ठीक है, और एक बॉन्ड बनता था कुछ ऐसे, सॉलिड वेज प्रेजेंटेशन आप करते थे ना। तो यहां पर अगर आप देखो तो पहले भी 109 डिग्री 28 मिनट था, यहां भी आ गया, तब भी 109 डिग्री 28 मिनट एंगल है। मतलब एक्चुअली में टेट्राहेड्रल में अगर तुम पोजीशन बदलते हो किसी भी लिगेंड्स की, तो दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन उसकी चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर तुम यहीं पे स्क्वायर प्लेनर ले लेते, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आप यहीं पे अगर स्क्वायर प्लेनर ले लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा ध्यान दो। जैसे मैं यहीं पे स्क्वायर प्लेनर ले लूं, हमने कहा कि भाई स्क्वायर प्लेनर ले लिया, यहां पर आपने ले लिया ये L1, L2, L3, L4। यहां पर देखो तो L1 L2 पास पास में है, एंगल कितना है, यहां पर 90 डिग्री है। स्क्वायर प्लेनर में जरूर होता है, टेट्राहेड्रल में एक्चुअली 3D में हो जाता है बॉन्ड। और यहां पर अगर तुम बात करो, अब L2 को यहां पर ले आओ, L4 यहां ले आओ, ठीक है, L1 और ये L2 यहां ले आए और L3 यहां ले आए। अब देखो L1 L2 के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, डिस्टेंस भी दूर हो गई। तो अब आप देख क्या रहे हो, आप ये देख रहे हो कि यहां पर जब तुम लिगेंड्स की पोजीशन बदलते हो तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती है। इस वजह से स्क्वायर प्लेनर जो होता है, स्क्वायर प्लेनर वो जो होता है वो आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। आप क्या कहोगे कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज क्योंकि जब आप क्या करते हो, यू चेंज द पोजीशन, यू चेंज द पोजीशन ऑफ लिगेंड्स, पोजीशन ऑफ लिगेंड्स। जब आप पोजीशन ऑफ लिगेंड्स बदलने की कोशिश करते हो, बट द पोजीशन ऑफ लिगेंड्स, with respect to position of ligands with respect to position of ligands with respect to other ligands remain same। मतलब दूसरों के रिस्पेक्ट में जो उनकी पोजीशन होती है रिमेन सेम, दूसरे के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन होती है वो सेम रहती है। जब दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन सेम रहेगी तो कहां से आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल इसीलिए नहीं शो कर पाते हैं क्योंकि जब तुम लिगेंड की पोजीशन बदलने की कोशिश करते हो तो देखते हो कि हमने भले जगह हटा के दूसरी जगह लगा दिया, लेकिन दूसरे के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन सेम ही रहती है। जब दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन सेम ही रहेगी तो भाई कुछ बदल ही नहीं सकते। ये तो ऐसे समझो ना, जैसे अगर हमने कहा सर्कुलर मोशन, हमने कहा ये सेंटर पे है, कोई चीज इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। अब इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, भले वो मूवमेंट कर ले, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो सेम ही है ना। अगर आप देखो डिस्टेंस जितनी है वो एक तरीके से सेम है, ठीक। अब दूसरे तरीके से सोचोगे तो थोड़ा डाउटफुल में आ जाओगे, आप उतना आइडिया दिमाग में इधर उधर कंफ्यूजन का मतलब। आप सीधे से ये कहो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं क्योंकि लिगेंड की पोजीशन बदलने के बावजूद भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लिगेंड्स की जो पोजीशन होती है दैट रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू विच दे डू नॉट शो द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था जिसमें स्क्वायर प्लेनर जो शो करता है, टेट्राहेड्रल नहीं शो करता है, तो अब स्क्वायर प्लेनर कैसे शो करेगा मैं उसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा। इनके कई सारे टाइप हैं, तो उनके टाइप को समझ लीजिए।
लेकिन इनके टाइप को समझने से पहले मैं थोड़ा बैक में आऊंगा। मैं तुमको ये बताना चाहूंगा कि जो स्क्वायर प्लेनर होता है, उस स्क्वायर प्लेनर के अंदर सिस और ट्रांस की पोजीशन थोड़ा समझ लो, क्योंकि ये बड़े काम की चीज है। आप ऐसे समझो कि स्क्वायर प्लेनर में थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, ये है स्क्वायर प्लेनर की सिचुएशन, ठीक। ये है L1 बॉन्ड, ये है L2 बॉन्ड, ये है L3 बॉन्ड, ये है L4, ठीक। लिगेंड्स L1 L2 L3 है। आप इस तरीके से इसको समझो। अब यहां पे जो सिस पोजीशन होगी वो ध्यान दीजिएगा, सिस पोजीशन कौन कौन सी होगी। मैं L1 L2 को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस बोलूंगा पोजीशन पे, L2 L4 को ध्यान दीजिएगा सिस पोजीशन, L4 L3 को आपस में सिस पोजीशन, L3 L1 को आपस में सिस पोजीशन। ये आपस में सिस पे हैं, ये दोनों आपस में सिस पे हैं, ये दोनों आपस सिस पोजीशन में माने जाएंगे, और ये आपस में दोनों सिस पोजीशन में माने जाएंगे। अगल बगल पोजीशन वाले सिस वाली पोजीशन मानी जाएगी। यहीं पे जब ट्रांस पोजीशन पे आओगे तो जो अपोजिट पोजीशंस हैं उनको ट्रांस बोलोगे, मतलब ये दोनों आपस में ट्रांस और ये दोनों आपस में ट्रांस पोजीशन, मतलब L1 L4 और L2 L3 ये ट्रांस पोजीशन है। इस चीज को ध्यान में रखकर जब आप सीखोगे तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आराम से समझ में आ जाएगी। चलिए समझाता हूं, देखो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर शो करते हैं, उनमें ही हम देख लेते हैं कि कैसे आइसोमेरिज्म होता है। इनको टाइप में बांट दिया गया बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो, इनको टाइप में कुछ इस तरीके से बांट दिया गया। अब ये जब टाइप में बांटा गया तो Ma2L2, Ma2XY, MABXY ये एक्चुअली यहाँ पर A और L लिगेंड्स है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, जैसे अगर आप ये देखो पहला कॉम्प्लेक्स, मैं इसके कुछ एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। ये Ma2L2 टाइप का ही है, ये लिगेंड्स हो गया और ये लिगेंड्स हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर Ma2, ये न्यूट्रल लिगेंड्स देखो 2 हो गए और बाकी 2 लिगेंड्स नॉर्मली हो गए। यहाँ पर देखो MABXY, तो ये देखिए एक लिगेंड्स ये हो गया न्यूट्रल, एक लिगेंड्स ये हो गया, बाकी ये अपने 2 लिगेंड्स और हो गए। और MAB2 की तो बाद में डिस्कस करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि कैसे बनेंगे इनके आइसोमर। जब भी आपको आइसोमर बनाना हो तो आप ध्यान किस पे दोगे, यहां पर ध्यान दोगे जो 2 है, ठीक है। ये जो 2 है इस पे ध्यान दो, ये जो 2 है आपको ध्यान किस पे देना है, जो ये 2 है आपको उस पे ध्यान देना है, ठीक। कैसे समझिए। अब इनके आइसोमर बनाना है तो पहले मेटल की बनाओगे लोकेशन, आपने प्लेटिनम बना दिया, स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट बना दिया, ठीक है। एक सिस बनाना है, एक ट्रांस बनाना है, तो मैं कोशिश करता हूं कि बना के सिखाता हूं जो आपको समझ में आ जाए। तो कुछ ऐसा ही ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर। अब ध्यान दो, अब इसमें करोगे क्या, इसमें पहले जो 2 हैं, 2 करके लिगेंड लिखा है, आप उस पर ही ध्यान दो, उसी से काम बनना है। जब ये दोनों सिस पोजीशन पे होंगे तो वो सिस आइसोमर हो जाएगा। अब सिस तो 4 जगह बताया तो कहीं भी अरेंज कर दो, चाहे यहां कर दो तब भी वही हो जाएगा, यहां करो तब भी वही, यहां करो तब भी वही, कोई मतलब नहीं। और जब इन दोनों को अपोजिट कर दोगे तो वो ट्रांस वाला आइसोमर हो जाएगा। अब अपोजिट करने में सर क्या यही दोनों नहीं, आप इधर उधर भी कर देते तब भी काम चल जाता, तब भी वो ट्रांस हो जाता। तो ये दोनों सिस, अब इसमें NO2 जो है, एक NO2 यहां लगा दिया, एक NO2 आपने यहां लगा दिया, ठीक। तो ये देखिए, अब ये जो यहाँ पर आइसोमर्स जो ये जो कंपाउंड ऊपर वाला बना है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सिस। इस टाइप वाले का सिस बोलेंगे। और जब बाकी जो 2 बचे हैं वो लगा दो आप, बाकी 2 जो बचे हैं वो आप लगा दो, ये उस वाले का क्या वर्जन कहलाएगा, ये ट्रांस वर्जन कहलाएगा। तो आपने देखा, आपने क्या देखा कि जो पहला कंपाउंड है Ma2L2 टाइप का, इस टाइप के जो कंपाउंड है इनका सिस और ट्रांस कैसे बनाओगे। जो 2 हैं, दो हैं उनको आप ध्यान में रखोगे, वो जब सिस पोजीशन पे होंगे तो सिस आइसोमर होगा, जब वो ट्रांस पोजीशन पे होंगे तो ट्रांस आइसोमर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझाता हूं। इसमें भी देखो वही कॉन्सेप्ट, इस पे ध्यान किस पे देना है, 2 वाले पे ध्यान देना है। अब 2 वाले पे ध्यान देना है तो पहले भाई चूंकि ये स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है तो सबसे पहले तो एक काम वही किया करो, आप स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट बना लिया करो। तो एक कोबाल्ट आया, आप यहाँ पर क्या बना लोगे, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट बना लोगे, ठीक है जी। अब स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट बनाने के बाद चलिए अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा 2 वाले पे ही ध्यान देना है। जब ये दोनों एक दूसरे के सिस पोजीशन पे होंगे, सिस पोजीशन क्या होती है मैं बता चुका हूं, तो वो सिस आइसोमर बन जाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे होंगे तो वो कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। बाकी जो बच जाए उनको कहां कैसे लगाना है आपको उससे मतलब नहीं। देखिए पेयर्स तो कई सारे बन सकते हैं। अब ये सिस इस जगह पे लगा के बना सकते थे, ऐसे बना के लगा सकते थे, लेकिन आप वो घुमाने पे बनेगा वही, आप उसको ऐसे रोटेट कर दिए एक तरीके से, तो हुआ तो एक ही सिचुएशन।
तो इसको आप इस तरीके से याद रखो कि आप जब उन दोनों को सिस पोजीशन कहीं भी एक भी कोई सिस पोजीशन पे रख दोगे तो सिस हो जाएगा, और जब डायगोनली रख दोगे तो ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये उस ऊपर वाले का सिस फॉर्मेट हो गया, ये ऊपर वाले का सिस हो गया, और ये नीचे वाले का ऊपर वाले ये ट्रांस हो गया इस कंपाउंड का। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका सिस और ट्रांस ऐसे आ गया। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है? क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि भाई ऐसे कॉम्प्लेक्स बना देगा, कहेगा इसका सिस और ट्रांस या इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करके बना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का मतलब सिस और ट्रांस बना के दिखानी है। अब यहां पर आता है MABXY, इसको हम कभी कभी MABCD भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? MABCD भी बोलते हैं। तो चलिए इसको भी समझ लो थोड़ा अच्छे से। इसको कैसे बनाएंगे जी? इसके एक्चुअली 3 बनते हैं, इसके एक्चुअली 3 बनते हैं। तो इसके 3 बनाने के लिए इसको अच्छे से ध्यान दो, कैसे 3 बनेंगे थोड़ा ध्यान सुनिएगा। इसका फॉर्मेट ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। क्योंकि देखिए जब आप बनाते हो कंपाउंड तो उसको जब रोटेट करते हो तो वही एक ही जैसा ना बन जाए, अलग अलग होने चाहिए, तभी तो आइसोमर का टास्क होता है वो। तो इसको बनाने के लिए आप एक काम करो, जो मेटल है पहले वो बना लो और स्क्वायर प्लेनर वाला अरेंजमेंट बना लो। ठीक है, जो मेटल है वो बना लो और जो स्क्वायर प्लेनर वाला है वो अरेंजमेंट बना लो। जो मेटल है वो बना लो और स्क्वायर प्लेनर वाला अरेंजमेंट बना लो। ठीक है, हिंट समझ में आई? इसके 3 बनते हैं। अब 3 बनने में भी क्या करना है, आपको सबसे पहले एक लिगेंड्स पकड़ लेना है। जैसे अमोनिया हमने पहला वाला पकड़ लो, तो पहले वाले अमोनिया को यहाँ पर लगा लो, इस वाले में भी पहले वाले अमोनिया को यहाँ पे लगा लो, इस वाले में भी पहले वाले जो लिगेंड्स है उसको यहाँ पे लगा लो, लिगेंड ना बदलना। ठीक, अब क्या करो कि इसके रिस्पेक्ट में देखिए हमें क्या करना है कि तीनों ऐसे बनाने हो जो एक्चुअली में डिफरेंट हो, ये नहीं कि घुमाने पे कुछ वही एक ही जैसा बन जाए, ऐसा ना हो। अब इसके रिस्पेक्ट में सामने वाले लिगेंड को चेंज करो। अब इसके रिस्पेक्ट में सामने एक बार कौन ले आओ, एक बार इसके रिस्पेक्ट में ले आओ पैराडीन। जब इसका सामने वाला बदलोगे ना तो पक्का वो चेंज आएगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन। एक बार इसके सामने वाला पैराडीन बचा है वो ले आओ, एक बार में इसके सामने हाइड्रोक्सिलामीन ले आओ, एक बार में इसके सामने NO2 ले आओ। ठीक, तो सामने वाला पहले चेंज करो। अब सामने वाला जब चेंज कर लिया, अब इसके बाद बाकी जो 2 बचे हुए हैं वो कहीं भी लगा दो। जैसे अब इसमें कौन कौन बचे हुए थे, इसमें बचा था NH2OH वो लगा दिया, और क्या बचा था? NO2 बचा था। इसमें क्या बचा हुआ था? इसमें पैराडीन बचा था, और इसमें क्या बचा था? NO2 बचा हुआ है। इसमें क्या बचा हुआ है? पैराडीन बचा हुआ है और NH2OH बचा हुआ है। तो आप देख रहे हो कि इस टाइप के MABCD टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, MABCD टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ये 3 तरीके के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करते हैं। तो जब भी कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का क्वेश्चन आए तो पहले ये दिमाग में बैठाने की कोशिश करो वो कौन सा टाइप में आ रहा है। शुरू के दोनों में से तुम्हें ध्यान किस पे देना है? 2 जो 2 एक साथ है उनको पकड़ो, वो सिस पे होंगे तो सिस, ट्रांस पे होंगे तो ट्रांस। MABCD टाइप या MABXY इस टाइप के जो होते हैं उनमें क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशन जो होती है बदलते चले जाओ। अब यहाँ पर इतनी चीज समझ में आ गया, MAB2 समझ में आएगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। सिस और ट्रांस पोजीशन में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। MAB2 वाला भी देख लो, MAB2 वाले में दोनों एग्जांपल देख लो, उससे समझ में आएगा। इसको बहुत ज्यादा ड्रॉ करने के लिए आता नहीं, लेकिन तभी पता तो होना ही चाहिए। ये एक्चुअली तब यूज होता है जब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स तुम ध्यान दो तो यहाँ पर अगर ये देखो यहाँ पर ये NH2 और O इन जगह से ये क्या कर रहा है? कॉर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। ये लिगेंड उधर भी वही है, लेकिन जो लिंकेज है देखो NH2 वो एक दूसरे के सिस पोजीशन पे है, जो लिंकेज जिनका हो रहा है जिस बॉन्ड के थ्रू कर रहे हैं, ठीक, जो साइड के थ्रू वो लिंक कर रहे हैं, और O एक तरफ है, तब ये कौन सा आइसोमरिज्म होगा? सिस। इसी में तुम उसको पलट के बना दो, किसी एक को चेंज कर दो उसकी लोकेशन। तो इसमें देखो कि जो NH2 जो डोनर साइट है वो डोनर साइट एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन में है, और ऑक्सीजन के वाले जो डोनर साइट है वो एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे है, तो वो ट्रांस आइसोमर कहलाएगा और ये सिस आइसोमर कहलाएगा। तो MAB2 टाइप जो होता है, यहाँ AB का मतलब बाइडेंटेड लिगेंड्स, जनरली AB2 का मतलब बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं इनके जो डोनर साइट होते हैं जब वो एक दूसरे के सिस पोजीशन पे होंगे तो वो सिस वाला वर्जन हो जाएगा, जब वो डोनर साइड एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे होंगे तो ट्रांस वाला हो जाएगा वर्जन। तो हमने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 4 तरीके के आइसोमरिज्म के टाइप सिखाने की कोशिश किया है। ठीक, आपके पहले नॉर्मली समझ में आ गया होगा MA2BC टाइप। ठीक, आप देख लीजिए, अगर नहीं याद आ रहा हो तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं। यहाँ पर ध्यान दो, MA2B2 टाइप, MA2BC टाइप, MABCD टाइप, जिस तरीके से बना हुआ एक MAB का होल टू टाइप।
ये इतने टाइप जो समझ में आ गए, तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो इनमें कई सारे टाइप बनते हैं, लेकिन इनमें कई सारे टाइप में जाने से पहले इनकी भी सिस और ट्रांसपोजिशन अच्छे से समझ लो, क्योंकि सिस और ट्रांसपोजिशन समझना ही सबसे जरूरी चीज है, तभी आप बना पाओगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी मैं सिस और ट्रांसपोजिशन को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए सिस पोजिशन पहले समझाता हूँ। इसमें से पहले हम बना देते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब कि 4 बॉन्ड एक प्लेन में और 2 बॉन्ड उसके ऊपर परपेंडिकुलर। 4 बॉन्ड एक प्लेन में, 2 बॉन्ड उसके ऊपर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल प्रेजेंटेशन होता है। इस तरीके से ये ऑक्टाहेड्रल प्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पर इस तरीके से ये कुछ ऑक्टाहेड्रल प्रेजेंटेशन होता है। ठीक, चलिए लिगेंड्स लगा देता हूँ, परेशान ना हो, लिगेंड्स लगा दे रहा हूँ तुरंत। ठीक, हमने यहाँ पर हमारा लिगेंड्स लगा दिया L1 L2 L3 L4, यहाँ L4 दे रहा हूँ, L5 L6 ऐसे बनाया। ठीक है, अब देखना सिस पोजीशन कहाँ कहाँ होंगे। अब पहले तो L1 इन चारों के रिस्पेक्ट में, देखो ऐसे समझो जैसे ये प्लेन है। ठीक, अब इस प्लेन में जैसे ये हमने कह दिया टिप है इसका ऊपर वाला परपेंडिकुलर वाला, तो उन चारों कोनों से बराबर बराबर डिस्टेंस में ही तो होगा, मतलब उन चारों कोनों से इसकी पोजीशन बिल्कुल रिस्पेक्टली सेम होगी। तो वही आगे सिचुएशन, क्या सिचुएशन आ गई कि L1 जो है L1 L2 L1 L3, मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका चारों L1 L2 L1 L3 L1 L5 L1 L6, ये बिल्कुल सिमिलरली नीचे वाला, जो नीचे वाला L4 है वो भी बिल्कुल वैसे ही, L4 चारों के साथ, L4 L2 L4 L3 L4 L5, ठीक है, और L4 L6, मतलब जो परपेंडिकुलर बॉन्ड है वो चारों कोनों से, नीचे वाला जो बॉन्ड है वो चारों कोनों से सिस पोजीशन पे है। और ये तो सिस जो पुराने वाले थे वो तो सिस रहेंगे ही रहेंगे। कौन कौन? L2 L3 L3 L5 L5 L6 और L6 L2। तो इतनी सिस पोजीशन होती है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं तो टोटल 12 सिस पोजीशन होती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले कि कितनी सिस पोजीशन जनरली होती है, तो 12 सिस पोजीशन बना सकते हो। तो सिस और ट्रांसपोजिशन बतानी चाहिए। अब ट्रांसपोजिशन देखो, ट्रांसपोजिशन में देखो ये L1 L2 ये कह सकते हो। अब इसमें जैसे ट्रांसपोजिशन की हम बात करें इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये L1 L4 ये ट्रांसपोजिशन है। ठीक, L2 L5 ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांसपोजिशन है, और L3 L6 ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? ट्रांसपोजिशन है। तो जब अपोजिट वाली जो पोजीशन होती है वो ट्रांसपोजिशन होती है। तो सिस और ट्रांसपोजिशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसको एक बार बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाइए। इसको मैं रफ करता हूं, देन अब आपको आगे समझाता हूं। समझ गए होगे सिस और ट्रांसपोजिशन। सिस और ट्रांसपोजिशन समझने के बाद अब इनमें देखिए, इनमें भी टाइप बना देते हैं हम लोग। तो टाइप में जैसे पहले हमने बना दिया MA4B2 टाइप। अब MO4B2 टाइप, ये देखिए अब MO4B2 टाइप के 2 आइसोमर बनाए। अब ये बनाए कैसे गए ध्यान दो। जब इन आइसोमर को बनाया जाता है तो इसमें भी किसको ध्यान में रखा जाता है? जो 2 होते हैं, जो 2 होते हैं। 4 वालों को नहीं, 2 वाले को ध्यान देना, तो इसलिए बी वाले को ध्यान दिया गया। अभी तो जनरल फॉर्म में दिया गया, एग्जाम्पल में भी समझ में आ जाएगा। तो जब ये 2 जो हैं, ये 2 एक दूसरे के कहाँ रख दोगे? अपोजिट रख दोगे, ट्रांसपोजिशन में। अब सर यही रखें क्या? ना, ट्रांस 3 पोजीशन दी तो चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो। जब वो एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे होंगे तो ट्रांस आइसोमर बनेगा। जब वो एक दूसरे के सिस पोजीशन पे रख दोगे तो वो सिस आइसोमर हो जाएगा। अब तुम कहीं भी रखो, किसी भी जगह पे रखो, तो ये ध्यान रखना वो सिस और ट्रांस इस बेसिस पे होते हैं। सिस पोजीशन पे रखोगे तो सिस आइसोमर, ट्रांस पोजीशन पे रखोगे तो ट्रांस आइसोमर। एग्जाम्पल के तौर पे देखो ऐसे बना देते हैं वो लोग। किस पे ध्यान देना है तुम्हें? 2 वाले पे ध्यान देना है, जैसे क्लोरीन पे ध्यान देना है। जब वो एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे होंगे तो ट्रांस आइसोमर, जब वो एक दूसरे के सिस पोजीशन पे होंगे, जब वो एक दूसरे के सिस पोजीशन पे होंगे तो सिस आइसोमर। तो देखिए ऊपर जनरल वे में समझाया हूँ, नीचे एग्जांपल के थ्रू समझाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। MO4B2 टाइप आपको 2 जो लिगेंड्स एक साथ होते हैं उन वालों पे ध्यान देना होगा। जब वो सिस पे होंगे तो सिस, और जब वो ट्रांस पोजीशन पे होंगे तो ट्रांस। अब आगे देखो, अगला टाइप है MA3B3 टाइप। अच्छा, इसमें पुराने वाले में एक चीज और समझा दूं, ये 2 तरीके से काम करता है, MA4B2 टाइप या MA2
सॉरी Ma2 BC टाइप, नहीं वो तो 4 हो जाएगा। हाँ, इसमें मतलब कुछ भी, बस ये समझो कि 2 होना चाहिए, बाकी सब डिफरेंट होंगे। चलिए अभी आ जाएगा एग्जांपल, आप इसके लिए परेशान ना हो। अब इसमें देखो Ma3B3 टाइप में देखो, चलो अच्छा जी, Ma3B3 टाइप में पहले जनरल वे में पहले देखो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जनरल वे में रिप्रेजेंट करो तो देखो, देखिए पोजीशन तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये प्लेनर पोजीशन होगी, इसको हम प्लेन बोल रहे थे, इसको हम क्या बोल रहे थे, प्लेन। एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक प्लेन के नीचे है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। अब Ma3B3 टाइम में देखो, इसमें क्या होता है, इसमें इसका स्पेशल है, इसको तुम कह सकते हो ये स्पेशल टाइप का शो करता है। इसमें एक बनता है, एक मेरिडोनियल बनता है, और इसी में मेरा प्यारा बेटा एक इसमें बनता है फेसियल। मैं इसको समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो, मैं इसको समझाता हूँ। इसमें ध्यान क्या देना है, Ma3B3 टाइम में आप किसी भी ए को पकड़ लो, चाहे ए वाले को पकड़ लो चाहे बी वाले को पकड़ लो। जैसे मैंने आपने पहले वाले ए वाले को पकड़ लिया। अब जब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कुछ इस पोजीशन पे है, मैं थोड़ा बैक में जा रहा हूं, ध्यान देना। जब ये 3 ऑक्टाहेड्रल साइड के कुछ इस पोजीशन पे है, तब जो आइसोमरिज्म होगा उसको मेरिडोनियल बोलेंगे, ठीक है। ये सिचुएशन देखो कुछ ऐसी है कि ये तीनों जो स्क्वायर प्लेनर है वो तीनों उसी प्लेन में है। देखो समझ में आएगा आपको, कुछ ये 3D में कुछ वर्जन था, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे। और एक फेसियल आ जाता है, फेसियल में 2 प्लेन में रहते हैं, एक परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा समझो ये प्लेन है तो 2 जो हो गए वो प्लेन में हो गए और एक ऊपर रहेगा लिगेंड। तो जब इसको जोड़ोगे, जैसे इन दोनों को, या आप अपनी तरफ देखो, इन 2 जगह पे 2 लिगेंड्स हैं, एक ऊपर है, जब जोड़ोगे तो देखो एक यहाँ ऐसे जुड़ा, एक यहाँ ऐसे जुड़ा, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बना है वो परपेंडिकुलर फॉर्मेट में बना है, ठीक है। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं फेसियल। तो इसमें 2 बनते हैं, Ma3B3 टाइप में 2 आइसोमर बनते हैं, एक मेरिडोनियल होता है और एक फेसियल होता है, ठीक। फेसियल वाले में कुछ ऐसा बनता है, देखो ऐसा, ये ट्रायंगल कुछ बन के निकल के आता है, कुछ ऐसा ट्रायंगल बन के आता है। तो ये 2 पोजीशन याद रखो। Ma3B3 टाइप में कुछ इस तरीके के आइसोमरिज्म आपको शो करने होंगे। एग्जांपल देख लो। अब एग्जांपल क्या, वही ए बी चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पर अमोनिया तुमने पकड़ लिया, अब अमोनिया को ध्यान दिया, अमोनिया जब तीनों प्लेन वाली पोजीशन पे रखा तो ये बन गया मेरिडोनियल पोजीशन पे, और जब उनको कुछ इस पोजीशन पे रखा कि 2 प्लेन वाली पोजीशन पे और एक परपेंडिकुलर वाली पोजीशन पे, तब जो बना उसको फेसियल आइसोमरिज्म बोलेंगे। 2 हमने बता दिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगले टाइप पे आ गए। ये देखो, अब इस वाले कॉम्प्लेक्स में तुम्हें ध्यान क्या देना है, थोड़ा ध्यान दो। इस वाले में तुम्हें ध्यान क्या देना है, तुम्हें इस वाले पे ध्यान देना है, बाइडेंटेड लिगेंड। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब बाइडेंटेड लिगेंड से, ठीक है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड वो भी बता दूं। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब जो एक ही साइड से एक ही जैसी लोकेशन पे हो। जैसे ईएन, इथेन 1 2 डायमीन, वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। क्योंकि देखो कैसा होता है, CH2 CH2 NH2 NH2, तो देखो सिमेट्रिकल नहीं है, ये बाइडेंटेट है लेकिन सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। तो ए का मतलब कुछ इस तरीके से सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, नहीं तो ए बी का होल ट्वाइस लिखते, ठीक है। तो चलो देखो कैसे शो करते हैं। इनमें तुम्हें करना कुछ नहीं होता, जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं इनको सिस और ट्रांस पोजीशन पे खाली बनाना होता है। कैसे बनाओगे सिस ट्रांस पोजीशन पे, थोड़ा देख लीजिए, जरा सा समझ में आ जाएगा अभी आपको। देखो जब ये ट्रांस पोजीशन पे होंगे, यहाँ पर बाइडेंटेड को ट्रांस कुछ ऐसे बनाया करो, इस तरीके से। जब ऐसे उनको जोड़ोगे तो ये ट्रांस पोजीशन आ जाएगा ऐसे करके, तो ये एक ट्रांसपोजिशन के थ्रू जुड़ जाएगा और एक ट्रांसपोजिशन के थ्रू ये जुड़ जाएगा। तो ये 2 ट्रांसपोजिशन पे हो गए। और ऐसे जब ये जुड़ेंगे, ऐसे जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, जब इस तरीके से बाइडेंटेड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे 2 साइड से, मतलब एक परपेंडिकुलर वाला और एक प्लेन वाला, तब वो ये देखो ये हो गया ट्रांस, और जब ये ऐसे जुड़ेंगे तब ये सिस। ये 2 फॉर्मेट हो गए, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो अब तुमको यहाँ बाइडेंटेड लिगेंड पे ध्यान देना था, ईएन इथेन 1 2 डायमीन पे ध्यान देना है। जब वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट पोजीशन पे जुड़ेंगे तो देखो ये क्या देख शो करेंगे, ये ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो ये देखो ट्रांस वर्जन हो गया। और जब ये एक ऊपर वाला, मतलब देखो मैं बैक आ रहा हूँ, देखिए एक ये परपेंडिकुलर वाले से बॉन्ड बना रहे हैं बाइडेंटेड और एक प्लेन वाले के थ्रू, जब इसके थ्रू बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिस और ये बन जाएगा ट्रांस। मैं इसको थोड़ा और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, मैं एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं। देखो आप अगर वैसे नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते थे। देखो जैसे आपका सामने था क्रोमियम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जब बनाया करो तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लिया करो,
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लिया जी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपने बना लिया। अब इथेन 1,2 डाइमीन बाइडेंटेड लिगेंड बनाएंगे कैसे सर? वही सेम चीज, EN बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसको ऐसे जोड़ो, ठीक, एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पे। अगर समझ में ना आ रहा हो इसलिए मैंने अलग से बना के दिखा रहा हूं। जब ये एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पे होंगे, ठीक, और जो बच गए वो अपना इधर लगा दो, तो देखो ये इस टाइप वाले का ट्रांस आइसोमर बन गया। और जब यही सिस पोजीशन बना दो, जरूरी नहीं कि नीचे वाला ही बनाओ जैसे ऊपर बना था, आप इनको ऐसे बना सकते हो, मतलब एक परपेंडिकुलर वाला रखना ये जरूरी है, ठीक, और इसी में एक नॉर्मल प्लेन वाला। तब ये दो जो पोजीशन होती हैं वो एक दूसरे के सिस पोजीशन कहलाती हैं। तो ये जो है ये देखो सिस फॉर्म बन गया, ये इसका ट्रांसफॉर्म बन गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो MA का होल ट्वाइज X2 टाइप के जो आइसोमर बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। इसमें भी अगर तुम इस ट्रांस वाले को देखो, ट्रांस वाला कौन है? पहला वाला। ट्रांस वाले को अगर देखो तो ये बड़ा सिमेट्रिकल लग रहा हो, ये चीज याद रखना, आगे चल के काम आएगा। ये सिमेट्रिकल लग रहा है, और सिमेट्रिकल में भी अगर इसकी मिरर इमेज देखो तो इसकी मिरर इमेज बिल्कुल इसके जैसी ही बनेगी, और मिरर इमेज बिल्कुल जैसी बनेगी तो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज भी हो जाएगा जब बिल्कुल एक ही जैसा है। तो जब सुपर इम्पोज हो जाएगा तो देखो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा ये, ठीक, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। ये जो ट्रांस वाला है ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं वो शो करते हैं, नहीं पढ़ा होगा तभी आपको आइडिया लग जाएगा। फिलहाल चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो सारे के सारे लग रहे हैं एक तरीके से, ठीक, तो यहां पर लेकिन आंसर कौन आ जाएगा? C और D। पर ये A और B क्यों नहीं लग तो रहा था, आपने कहा था, लेकिन है क्यों नहीं? क्योंकि देखो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तरीके से जैसा लिखा है उस तरीके से प्रॉपर तरीके से मेंशन कर पाना थोड़ा कठिन है। वो बस ये बोल रहे हैं कि वो टेट्राहेड्रली जैसा CCl4 नहीं जोड़ देते हैं, तो उस तरीके का। तो फिलहाल आप ध्यान रखोगे कि जितने आपने टाइप पढ़े हैं अगर उस टाइप का कोई मिले तभी आप उसको आइसोमरिज्म की कैटेगरी में लाना। तो ज्योमेट्रिकल में जितने भी आइसोमरिज्म बन पा रहे थे, चाहे मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूं, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूं, जो मेन जितने भी आइसोमर्स आते थे वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब चलिए मैं आपके सामने ऑप्टिकल आइसोमर लाता हूं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में तो बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में तुमको पता होगा कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या इनोन्सियोमर्स, ये मैं आपको ऑर्गेनिक में भी पढ़ाऊंगा पहले चैप्टर में। तो ऐसे आइसोमर जो PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराने की एबिलिटी रखते हैं उनको ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। इसका दूसरा फॉर्मेट होता था कि जो उनकी मिरर इमेज होती थी उस मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, सुपर इम्पोज नहीं करने चाहिए। तो अगर वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है तब भी वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। और चलिए इसको देखिए, जैसे इसका मिरर इमेज का मतलब देखिए। अब जैसे ये हैंड है, ये इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर बनाई। अब इस हैंड को मिरर इमेज इसके ऊपर बनाई, ध्यान देख रहे हो, तो ये मिरर इमेज, ये इसको बोलते हैं मिरर इमेज, ठीक है। जब वो मिरर इमेज हो और नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, जब वो मिरर इमेज हो और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, तब मेरा प्यारा बच्चा वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अभी तो लग रहा है कि इसको उठा के रखोगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, लेकिन अगर तुम ऐसे ध्यान दो, इसको अगर तुम मिरर में देखोगे तो ये कुछ ऐसा ये इसको ऐसा कुछ बन के आएगा। फिर उसको जब उठा के रखोगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। तो ये चीज, इसको और एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो जैसे M है, अब M की जो मिरर इमेज है वो कुछ M जैसा ही ऐसा ही बन के आएगा, तो इसको ऊपर उठा के रखोगे तो सुपर इम्पोज कर जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर L की मिरर इमेज बनाओ तो ये देखो मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगी। अब इसको उसके ऊपर उठा के रखोगे तो कहां सुपर इम्पोज करेगा? तो जनरली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज तो हो लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, तब वो ऑप्टिकल आइसोमर कंसिडर किए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के केस में। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में एग्जांपल देख लो, ज्यादा एग्जांपल नहीं होते हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा। जो ट्रांस वाला वर्जन होता था उसको तो दिमाग से निकाल ही दो, उसका केवल सिस फॉर्मेट ही शो करेगा। अब इसमें ये हो गया MA का होल थ्राइस, यही हो गया ना बाइडेंटेड लिगेंड जब 3 टाइम आ रहा था। तो इसका देखो ये एक फॉर्मेट बन गया, ठीक। इसकी मिरर इमेज उठाओ, मिरर इमेज देखो, ये मिरर इमेज हमने बनाया, देखो मिरर लिया। अब ये देखो, अब इसको उठा के देखिए, है तो इसकी मिरर इमेज ही, पलट गया ना, ये उठ के यहां चलाया। लेकिन उठा के अगर रखोगे तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा। ये निकला वाला हिस्सा इस तरफ है, देखो इधर नहीं है,
तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो अब बनाओगे कैसे, बनाने का कुछ करना है तो बस पोजीशन मिरर इमेज बना देना होता है तुम्हें कंपाउंड का, उसमें से एक को डेक्स्ट्रो बोल दो और एक को लियो रोटेटरी बोल दो, तो ये इसके ऑप्टिकल आइसोमर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बन जाएंगे, खत्म। कोई बहुत कठिन टास्क नहीं था। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में एग्जांपल नंबर 2, देखिए जनरली जितने दे रहा हूं एग्जांपल उससे ज्यादा नहीं कुछ आता है, ठीक है, उसी से आपका काम चल जाएगा। अब इस फॉर्मेट का देखो, ये फॉर्मेट कौन सा है, इसमें मेटल आया, मेटल के साथ बाइडेंटेड लिगेंड कितने हैं 2, और बाकी आपके 2 बाकी नॉर्मल वाले जैसे BC, ठीक है, नॉर्मल B2 बोल दो, दोनों सेम है। अब इसमें देखो सिस ट्रांस तो मैंने बनवाना सिखाया था, ये अभी कौन सा देखो, ये कौन सा सिस है, तो ये सी शो ही करेगा, ट्रांस नहीं शो करेगा। क्यों नहीं ट्रांस शो करेगा, क्योंकि जो ट्रांस होते थे वो बिल्कुल एक जैसे थे, हमने उस समय कहा था ध्यान दे लेना आगे चल के काम आएगा, तो वो उसकी मिरर इमेज तो बनेगी लेकिन मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो जाएगा, इसलिए ट्रांस जो होगा वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। अब इसकी तुमने मिरर इमेज बनाया, मिरर इमेज कुछ ऐसे बनी, तो मिरर इमेज अगर देखो तो है मिरर इमेज लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो रही, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये कौन सा आइसोमरिज्म शो करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो इस कंपाउंड का, कंपाउंड देखो यहाँ पर, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो ऐसे बनाओगे, नाम भी हमने बताना सिखा रखा है, जैसे क्या नाम दोगे, ये नाम दोगे डाइक्लोरो, ठीक है, बिस इथेन 1,2 डाइमीन प्लेटिनम, और जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा, तो ये जो कंपाउंड है इसके ऑप्टिकल आइसोमर इस तरीके से बनाओगे। और ट्रांस क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि वो उसकी मिरर इमेज पे क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल होने की कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन नहीं शो करेगा, बताओ जरा इनमें से, इस फॉर्मेट में कौन नहीं शो करेगा, तो ट्रांस वाला नहीं शो करेगा, पढ़ाया नहीं था मैंने, ट्रांस वाला नहीं शो करता, तो ट्रांस वाला नहीं शो करेगा। ये तो शो करते ना, ये टाइप क्या नाम था, MA का होल थ्राइस, ये तो शो करेगा ही करेगा भैया, ठीक, सिस भी शो करेगा, बस ट्रांस वाला जो होगा वो शो नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आइसोमरिज्म की पूरी कहानी समझ में आई होगी। आप लोगों को मैंने जितना भी आइसोमरिज्म का हिस्सा था वो सारे चीजें सिखा रखा है और आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और बाकी जो भी डाउट होंगे वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।